बांधों को यानी कि डैम्स को आधुनिक भारत का मंदिर, ये किसने कहा था? तो साथियों पता किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, कहा था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो किसकी बात चल रही है आपको ध्यान रखना है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। लेकिन अगर बात करते हैं आर्गन गैस की, तो आर्गन गैस की अगर बात करें तो ये साथियों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका क्या होगा? यही आपका साथियों जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करिए हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, ये दृष्टि में सुधार करता है, ये थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। बिल्कुल साथियों ये थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत जरूरी है साथियों, इसलिए आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर साथियों ये कहां पर स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये कहां पर स्थित है। मैं कहूंगा साथियों ये ओडिशा में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा किसने बनवाया था? तो ये राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वो खट्टा हो जाएगा, इसका कारण क्या है? यानी कि वो खट्टा क्यों हो जाता है? क्या एक तरीके से इसका रंग, इसके रंग की वजह से, लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा के रूपांतरण की वजह से? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है तो जो जवाब मैंने आपको बताया है यही आपको साथियों लगाना है। अगला सवाल देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो इस सवाल के जवाब की अगर बात करें 1930 आपका साथियों जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? तो ये साथियों किस विभूति से संबंधित है? मैं कहूंगा नेल्सन मंडेला से संबंधित है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए यानी कि रॉबिन द्वीप को विश्व विरासत स्थल के रूप में साथियों दर्ज किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। अगला देखिए 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? सवाल आपसे ये पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जो जलोढ़ की अगर बात करें, जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो ये भारत के उत्तरी मैदानों में ही पाई जाती है। उसके बाद देखिए उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति कहां हुई थी साथियों? मैं कहूंगा यूनान में ही तो ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी साथियों, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब। अच्छा इनका एक उपनाम है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है ये एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। उसके बाद देखिए खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से, यानी कि किसे लेने से खत्म किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा बेकिंग सोडे को लेने से खत्म किया जा सकता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। अच्छा बेकिंग सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है बेकिंग सोडे को। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा शामिल किया? पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अगर बात करें, इनकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत साथियों मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। तो आपका जवाब जो जाएगा वो 42वें संविधान संशोधन होगा। ये कब हुआ था साथियों? ये 1976 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि छत पर वर्षा, ये वर्षा लिखा है, छत पर वर्षा का जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तमिलनाडु था। तो तमिलनाडु आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल संचयन यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग की यहां पर बात चल रही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अच्छा क्यों किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सदस्यों के बीच मतभेद था, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था, या इसने रियासतों को विशेष अधिकार दिया था? मैं कहूंगा बहिष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं था। अगला सवाल देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था मुझे बताइए। इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक चला साथियों। अब जनगणना को दोबारा से क्या, यानी कि 13वीं जनगणना की अगर बात करते हैं साथियों तो इसकी तैयारियां की जा रही हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका उद्देश्य मुझे बता दीजिए साथियों क्या था। मैं कहूंगा स्थिरता, प्रगतिशीलता, उपलब्धि के साथ विकास, या तीव्र और अधिक समावेशी का विकास, या तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। मैं कहूंगा ये वाला आपका सबसे सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला देखिए संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची
से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, कब 1978 में साथियों इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संशोधन के तहत साथियों इसको हटाया गया था, इसलिए सही जवाब आपका ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए साथियों, क्या होता है? तो इमली में उपस्थित जो अम्ल होता है उसको टार्ट्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको टार्ट्रिक अम्ल कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इनका नाम साथियों साइना नेहवाल था, और साइना नेहवाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह के सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं कहूंगा बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित नामक अर्ध उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा की है, ठीक है? तो उसका क्या नाम था? वंदे भारत एक्सप्रेस था। वंदे भारत एक्सप्रेस आपके सवाल का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। यहां पर एक खाली जगह होगी, उस खाली जगह में ये वंदे भारत एक्सप्रेस नाम आएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन साथियों कब हुआ था? तो पहला संशोधन जो हुआ था ये आपको भी याद रखना है। अगर आपका जवाब 1951 है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर आपका देखिए क्या कह रहे हैं, पंजाब। देखिए मोहिनीअट्टम पंजाब में थोड़ी ना होता है भाई साहब, ये तो केरल में होता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में साथियों कथक होता है, ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। और ओडिसी की अगर बात करते साथियों तो ये ओडिशा में होता है, ये भी गलत है। कथकली साथियों केरल में होता है, ये भी गलत है। तो मैं कह सकता हूं जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया है? क्या आपका जवाब हो सकता है साथियों, बताइए। तो कौन सी परिस्थिति में? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उस स्थिति में भारत में जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार के, इसको कम कर दिया गया है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो थोड़ी सी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद देखिए उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? ये सवाल आपके एग्जाम में साथियों आएगा, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। तो अमजद अली खान की अगर बात करें, ये साथियों सरोद वादक हैं, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक नाम याद रखेंगे, वायलिन। ये वायलिन से संबंधित है, सुब्रमण्यम, इनका नाम सुब्रमण्यम, ये वायलिन से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबले से संबंधित हैं, और असद अली खान ये वीणा से संबंधित है। तो ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? तो ये एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए हरियाणा से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, लेकिन गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो साथियों ऋण के लिए किया जाता है। जो बैंकों में जमा राशि है, हम और आप, जो हमारे और आपके पैसे साथियों जमा है, हमारे तो नहीं आपके ही होंगे, तो वो साथियों उसका इस्तेमाल बैंक करती है ऋण। किसी को लोन चाहिए तो उसको दे दिया, अब उससे इंटरेस्ट वसूला जा रहा है 10%, 12%, है ना? और हमको कितना दिया जा रहा है? हमको बहुत कम दिया जा रहा है, 5%, 3%, ऐसे करके हमको दिया जा रहा है। तो यही तो साथियों बैंक का फायदा है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरहदी गांधी के नाम से आपको मालूम होना चाहिए साथियों, मगफूर अहमद आजादी को नहीं, उधम सिंह को, अशफाक उल्लाह खां को नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खां की अगर हम बात करते हैं तो इनको सरहदी गांधी भी कहते हैं, और सीमांत गांधी के नाम से भी साथियों इनको जाना जाता है। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, यह बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। और इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? किसकी बात चल रही है? क्या आपका जवाब यहाँ पर हो सकता है? मैं कहूंगा साथियों चाय की अगर बात करें, चाय का जो श्रम है ये गहन उद्योग है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा में इस बार आपसे ये पूछा जाएगा ही जाएगा। चलिए भाई, तो अगर बात करते हैं साथियों, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, अफ्रीकी गुलाम को कहते हैं, या बाजार से खरीदा हुआ श्रमिक को कहते हैं, अवैतनिक मजदूर को कहते हैं? मैं कहूंगा गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? वो बंधुआ मजदूर होता है गिरमिटिया मजदूर, जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसको क्या कहा जाता है? भाई साहब इसी को तो घर्षण कहा जाता है। क्या? इसी को घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, यानी कि किसकी बात चल रही है साथियों? किसको? क्या अरावली को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? मैं कहूंगा नहीं। पटकाई पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो पटकाई पहाड़ियों को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ये बात आप
आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये सिरके के नाम से जाना जाता है। सिरका आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको मालूम होना चाहिए, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। देखिए भारत का संविधान जो मूल संविधान था ना, उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब कितनी है वर्तमान समय की अगर बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। और 12 कहां पर लिखा हुआ है? 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह के भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। देखिए सेवा प्रदाता उद्योग का विकास, तो भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में ये वाला तो सही है, सेवा प्रदाता उद्योग का विकास। सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास बिल्कुल, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास, तो ये साथियों नहीं है। मैं कहूंगा यही आपका कथन सही नहीं है। अब सही नहीं है तो यही आपका जवाब है। अगला सवाल है करके प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों क्या कहा जाता है? प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। प्रकाश अनुवर्तन आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आप लोग याद रखेंगे। यानी कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तन ही कहा जाता है। अगला सवाल है करके दुनिया के मजदूर एकजुट हों, ये नारा किससे संबंधित है? यानी कि इस नारे की अगर बात करें तो रूसी क्रांति से संबंधित है, और रूसी क्रांति से संबंधित है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा ये नारा अगर पूछे किसने दिया था, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा नारा दिया गया था, दुनिया के मजदूर एकजुट हों। ठीक है ना? और कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक एक है, पूछी जाती है कि भाई ये किसकी पुस्तक है, तो जो दास कैपिटल नामक पुस्तक है ना, ये कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है। कह रही कि किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो मैं कहूंगा बैक्टीरियाज की अगर बात करें या जीवाणु की बात करें तो ये सूक्ष्म जीव जो है ना, जीवाणु, ये टाइफाइड का कारण बनता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? कार्टून से संबंधित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सातु सी के साथ जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद देखिए अगला सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि ये हास्य रस के लेखक हैं, है ना? ऐसे आप लोग याद रखेंगे। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा को क्या कहा जाता है? तो इसको ही तो साथियों बजट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ही तो साथियों बजट कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा बजट की अगर बात करें, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका जिक्र किया गया है। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? तो अगर बात करते हैं किसकी बात चल रही है, बौद्ध धर्म की बात चल रही है, यानी कि नालंदा की अगर बात करें तो यह बौद्ध धर्म का शिक्षण संस्थान था। अगला देखिए साथियों, मालगुडी डेज किसकी रचना है? आपको मालूम होना चाहिए मालगुडी डेज किसकी रचना है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। देखिए अगर शशि थरूर की अगर हम बात करें तो इनकी एक पुस्तक है ना, वाई आई एम हिंदू, ये किसकी रचना है? ये वाई आई एम हिंदू, ये शशि थरूर की रचना है। अगर हम बात करते हैं अमीश त्रिपाठी की, इनकी एक रचना मुझे याद आ रही है साथियों, द इमोटल्स ऑफ मेलुहा। क्या? इमोटल्स ऑफ मेलुहा, ये अमीश त्रिपाठी की रचना है। विक्रम सेठ की अगर बात करें, द सुइटेबल बॉय किसकी रचना है साथियों? विक्रम सेठ की रचना है। और आर के नारायण की बात करें, इनकी साथियों रचना है मालगुडी डेज, ये बचपन में आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब 50 सवालों तक आपके लिए करंट अफेयर के सवाल में लाया हूं, और ये ऐसे करंट अफेयर के सवाल है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये सबसे टॉप लेवल के सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर से गुजरने वाले हैं। हाल ही में BFW वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 ये कहां पर होगी? तो ये साथियों अपने देश भारत में ही होगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि कोंकण 2025 शुरू हुआ है? तो कोंकण 2025 ये भारत और ब्रिटेन देश के बीच शुरू हुआ है। ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल है, कह रहे कि हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो अपना नया लोगो की अगर बात करें, SSC UPSC BPSC, मैं कहूंगा UPSC की अगर बात करें तो इसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद देखिए, किसने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है? तो किसने साथियों रखी है, आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे यहाँ पर साथियों बता दीजिए। तो भूपेंद्र यादव की अगर बात करें, आपको ध्यान रखना है साथियों, भूपेंद्र यादव ने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण, गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी है? तो इस पुस्तक की अगर बात करें साथियों, खोशू जी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि TN खोशू जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है साथियों? कुरुक्षेत्र में किया है। कुरुक्षेत्र आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नामो सेमीकंडक्टर, क्या साथियों, नामो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी, कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईटी भुवनेश्वर में। मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब, आईआईटी भुवनेश्वर में ही साथियों इसको स्थापित किया जाएगा। अगला देखिए, भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुख के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, नई दिल्ली आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। साथियों अब आपके सामने जो सवाल शुरू हो चुके हैं वो कौन से सवाल शुरू हो चुके हैं? रीजनिंग के सवाल। अब ये सवाल आपके लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये पूरे पूरे गेनिंग वाले नंबर हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस को अगर देख लिया तो इतने नंबर साथियों आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए तो रीजनिंग का पहला सवाल है, उसके बाद मैथ्स को भी देखेंगे। रीजनिंग की अगर बात करें, घोड़ा उसी तरह से बछड़े से संबंधित है जिस प्रकार आदमी का संबंध किससे है? देखिए घोड़े के बच्चे को घोड़ा उसी प्रकार साथियों, घोड़ा उसी तरह से संबंधित है बछड़े से जिस प्रकार आदमी संबंधित है। तो आदमी का क्या होगा साथियों? बच्चा होगा, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से असंगत यानी कि सबसे अलग आपको बताने के इसमें से साथियों क्या चीज सबसे अलग आपको यहाँ पर दिख रही है। चलिए तो अगर बात करते हैं इसको साथियों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कैसे साथियों यहाँ पर क्या होगा। UEIZ आपको दिख रहा होगा साथियों, ये तीनों जो है ना ये क्या है साथियों? ये वॉवेल हैं, यानी कि ये जो है ये स्वर हैं, लेकिन ये साथियों कॉन्सोनेंट है। तो सबसे अलग आपका जो होगा वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि इसमें भी आपको साथियों असंगत बताने के, इसमें सबसे असंगत आपको सबसे अलग आपको कौन सा नंबर लग रहा है? फटाफट आप लोग बताइए। 167, 256, 225, 196। देखिए यहां पर अगर बात करें तो ये साथियों 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका साथियों 16 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है तो ये सबसे अलग है और यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, यहां पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, समझ गया क्या है आपके सामने साथियों? इसके एक मान लीजिए पेज है, ये कुछ भी है, इसके दो पार्ट हैं, यहां से साथियों पार्ट को फोल्ड करना है आपको और इस वाले पार्ट को आपको इसके ऊपर ला देना है। तो ये कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर ए की तरह, ऑप्शन नंबर बी की तरह, सी की तरह या साथियों डी की तरह? इस बात का जवाब आपको यहां पर साथियों देना है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों, मेरा मानना है कि जो ये लाइन है, देखिए मैं आपको यहां पर बनाकर दिखला दूं एक बार। देखिए मान लीजिए साथियों ये आपका है, ये लाइन तो पहले से ही बनी हुई है ये लाइन। अब जब ये लाइन इसके ऊपर आएगी तो ये लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी कि आपका जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। और ऐसे कहां पर बना हुआ है? यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है, तो ये डी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि सभी लड़कियां छात्राएं हैं, तो जैसा जैसा साथियों आपसे कहा जाए वैसा वैसा आप करते जाइए। सभी लड़कियां, मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई? ये लड़कियां हो गई। सभी लड़कियों की अगर बात करें, क्या है साथियों? सभी लड़कियों की अगर बात करें ये छात्राएं हैं, ठीक है, सभी लड़कियां जो है ना छात्राएं हैं। और सभी छात्राओं की अगर बात करें, क्या है? सभी छात्राओं की अगर बात करें तो बहनें हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपसे यहां पर क्या कहा जा रहा है? कहने कि कुछ लड़कियां बहनें हैं, कुछ लड़कियां बहनें हैं, है ना। ये देखिए जब सारी लड़कियां बहनें हैं तो कुछ लड़कियां बहनें, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। कुछ लड़कियां बहनें नहीं हैं, कुछ लड़कियां बहनें नहीं है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि सभी लड़कियां बहनें हैं, तो ये गलत हो जाएगी, यानी केवल निष्कर्ष एक सही है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 5 मित्र हैं एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 5 मित्र की अगर बात करें एक पंक्ति में साथ, तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे 1 2 3 4 और एक साथ, तो यहाँ पर 5। अब उसके बाद अगर बात करें साथ, तो उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सत्या प्रभा के बगल में बैठी है लेकिन दिव्या के बगल में नहीं बैठी है। कीर्ति रोजा के, ये क्या लिखा होगा? कीर्ति रोजा के बगल में बैठी है जो बाएं छोर पर बैठी। इसको साथियों देखिए, जो बाएं छोर पर बैठी है, जो बाएं छोर पर बैठी है, जो के लिए किसको हम लेंगे? कीर्ति को लेंगे, रोजा को लेंगे? मैं कहूंगा साथियों रोजा को लेंगे, क्योंकि जो का मतलब दूसरे वाले के लिए होता है, रोजा दूसरा वाला है। तो रोजा की अगर साथियों बात करते हैं तो ये बाएं छोर पर बैठा हुआ। अच्छा बायां छोर क्या होगा? बायां छोर साथियों आपका ये कहलाएगा, ठीक है ना, यानी कि रोजा जो है ये बिल्कुल बाएं छोर पर बैठा। और यहां पर एक बात कही गई थी कि दिव्या, यहां पर एक बात कही गई थी कि रोजा के बगल में बैठी है कीर्ति, तो रोजा के बगल में कीर्ति, यानी कि कीर्ति यहां पर ही तो साथियों बैठी होंगी, तो दो लोग आपने बैठा दिए। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि दिव्या कीर्ति के, ये कीर्ति लिखा हो, दिव्या कीर्ति के बगल में नहीं बैठी है, यानी कि यहां पर दिव्या साथियों नहीं बैठी होंगी, दिव्या या तो यहां पर बैठी होंगी या यहां पर बैठी होंगी। उसके बाद अब देखिए साथियों, अब यहां पर पढ़िए, कह रहे कि सत्या प्रभा के बगल में बैठी, यानी कि सत्या और प्रभा बगल में बैठी होंगी, सत्या और प्रभा बगल में बैठी होंगी, है ना।
लेकिन दिव्या के बगल में नहीं बैठी हैं, यानी कि ये दोनों तो बैठी हैं लेकिन साथियों दिव्या के बगल में नहीं बैठी हैं, ठीक है ना। सत्या जो है, सत्या ये प्रभा के बगल में बैठी है लेकिन दिव्या के बगल में नहीं बैठी है, तो जाहिर सी बात है दिव्या आपकी फिर यहाँ पर ही आएंगी। और यहाँ पर एक चीज कही गई है कि जो सत्या है ना, ये दिव्या के बगल में नहीं बैठेंगी, यानी कि सत्या यहाँ पर नहीं बैठेंगी, सत्या साथियों यहाँ पर बैठेंगी। तो सत्या जो है ना, ये प्रभा के तो बगल में बैठ सकती है लेकिन दिव्या के बगल में नहीं बैठ सकती, यहाँ पर कहा गया है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि बीच में कौन बैठा है साथियों, बीचों बीच में सत्या ही तो बैठी है, तो सत्या आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि 13 है, उसके बाद 35 है, और 35 के बाद 57 है, 79 है, 79 के बाद साथियों कितना है, एक सेकेंड, 79 के बाद 911 है। फिर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 1315 ही आना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए 13 से अगर 35 करेंगे, इसमें मेरे हिसाब से कोई क्रम नहीं दिख रहा है कि भाई इतना इतना प्लस करने पर आ रहा है। और गुणे की अगर बात करें, गुणे से पहले एक चीज हम देख लेते हैं साथ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, देख लीजिए, मुझे ऐसा लग भी रहा है जैसे कि यहाँ पर 1 से 3 हुआ है और 3 से 5 हुआ है, 5 से 7 हुआ है, 7 से 9 हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि 2 2 प्लस किया जा रहा है। अरे भाई 1 से 3 2 प्लस किया गया, 3 में 2 प्लस किया 5 आ गया, फिर 5 में 2 प्लस करेंगे 7 आ गया, 7 में 2 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, तो 9 में 2 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन में हमें 11 नजर भी आ रहा है। अब इसी प्रकार इसको देख लीजिए, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, 9 से 7 11 से 13 हो जाएगा। और देखिए 2 2 प्लस हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है, तो 11 से 13 बिल्कुल, और 13 से 15, यानी कि 11 13 कहां पर लिखा हुआ है, 11 13 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथ, उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रूप से रखे जाने पर दिए गए शब्द की छवि दर्पण छवि से सर्वाधिक निकट प्रतीत होता है। यानी कि यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है साथियों, यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, ये दर्पण में कैसा दिखेगा फिगमेंट, ये आपको यहाँ पर कुल मिला के बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले आ जाता है। तो सबसे अंत में कौन है ना, सबसे अंत में टी है, तो साथियों यहाँ पर टी आ जाएगा। एन की अगर बात करें, एन कुछ इस टाइप से आएगा। ई की अगर बात करें, ई कुछ साथियों इस टाइप से आएगा, इतनी क्लियर है। उसके बाद एम जैसा है साथियों, एम वैसा ही आएगा, एम जैसा है एम वैसा ही आएगा। जी की अगर बात करें, जी कुछ ऐसा आएगा, आई ऐसा आएगा, और एफ ऐसा आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा किसी ऑप्शन में है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में हो सकता हो मिस्टेक हो गई हो, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 + 3 × 7 -11 भाग 3 बराबर 27, इसको आपको कैलकुलेट करना है ना। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए आपस में अदला बदली करना जरूरी, 2 चिन्हों ज्ञात करें। तो मान लेते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और फिर प्लस और क्या है ना, ऐसे करके है। थोड़ा सा ऑप्शन में हमें दिक्कत यहाँ पर लग रही है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस होगा, है ना, ये कुछ नहीं है, फिर प्लस और भाग, ये भी कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे सवालों में हमने देखा है कि डी से स्टार्ट करो तो आंसर आपको जल्दी मिल जाता है। तो अगर बात करते हैं, अगर हम प्लस की जगह पर भाग, हम डी वाले से चेक कर रहे हैं, प्लस की जगह पर भाग, भाग की जगह पर प्लस कर दे, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, भाग आ जाएगा, ठीक है। 3 लिखा हुआ है, गुणा का गुणा रहेगा, और 7 का 7 रहेगा, माइनस है माइनस का माइनस रहेगा। अब भाग है, भाग की जगह पर प्लस आ जाएगा, सॉरी 11 आ जाएगा, भाग की जगह पर प्लस आ गया, और फिर 3 आ गया। अगर बराबर इनको कैलकुलेट करके अगर 27 आता है तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 3 पंजे 15 तो 5 आ जाएगा, गुणा 7 आ जाएगा, -11 प्लस आपका 3 आ जाएगा, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, -11 प्लस 3 आ जाएगा, बराबर 27 आना चाहिए। अगर आया तो डी हमारा जवाब होगा, अगर 27 नहीं आया इसको कैलकुलेट करके तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ेंगे। 35 में से साथियों 11 जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 + 3 कितना होता है, 27 होता है, यानी कि 27 बराबर 27 आ चुका है, यानी कि हमारा जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। जिस तरह डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है, उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित होगा, विद्यार्थी से, विद्यालय से, प्रचार से, या साथियों शिक्षण से। तो देखिए साथियों, डॉक्टर अस्पताल में होता है, शिक्षक कहाँ मिलेगा आपको साथियों, विद्यालय मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को, आपसे कहा जा रहा है कि एक कक्षा में कुल 60 लड़के हैं और लड़कियां हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में साथियों आता है। इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक क्या मैं आपको बता देता हूं। देखिए कुल मिला के लड़के और लड़कियां कितनी हैं साथियों, है ना, 60 हैं।
तो हो सकता हो, देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगर मैं कहूँ साथियों ये करता है, जैसे कि 2, मान लीजिए 2 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, या 1 लड़का है, अगर ये ऑप्शन सही हो तो 1 लड़का है 3 लड़के हैं। देखिए अगर 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 5 नंबर 60 को भाग कर सकता है तो ये संख्या हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर ये है तो 60 और ये भाग कर रहा है, तो अगर लड़कों की संख्या का मैं देखूं कि टोटल लड़के इसमें से कितने हैं, 2 हो जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 और प्लस 3 यानी कि इनका योग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 दूना 24, 24 आपके लड़के हो जाएंगे और बाकी की लड़कियां हो जाएंगी। खैर सवाल में जो पूछा जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक देखिए। अगर 60 लड़के और लड़कियां हैं, अगर इनका कुल योग 5 इस नंबर को भाग कर सकता है, तो लड़कियों और लड़कियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करेगा ये ऑप्शन। ये कितना मिलेगा, ये 4, क्या 4 सातों इसको भाग कर सकता है, मैं कहूंगा कर सकता है। 1 और 6 ये हो जाएगा 7, 7 सातों नहीं कर सकता है। 3 और 7 10, 10 भी कर सकता है, तो मैं कहूंगा ये वाला नहीं कर सकता है। तो 1:6 में लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। कहने कि 3 संख्याएं हैं, 3:4:5 के अनुपात में है, और उनका लघुत्तम समवर्त 4200 है, उनका महत्तम समवर्त सातु कितना होगा। कभी भी अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और एलसीएम दे रखा हो, यानी कि लघुत्तम समवर्त सातु दे रखा हो, और आपसे महत्तम समवर्त पूछा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे। जो अनुपात दे रखा है सातु, इन सब की आप क्या करा देंगे, इन सब की आप गुणा करा देंगे, ठीक है ना। और गुणा की अगर बात करें, गुणा करके जो आएगा वो 4200 आएगा। और मान लेते हैं सातु एक्स यहाँ पर मान लेते हैं, 5 चौक 20, 20 तिया 60, यानी कि 60 एक्स बराबर कितना आ जाएगा सातों, 4200 आपका आ जाएगा। एक्स की अगर बात करते हैं सातों, एक्स की अगर बात करें, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4200 बटे 60 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा सातों, आपका 70 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो उनका महत्तम समावर्त कितना होगा, एक्स को हमने क्या माना था, महत्तम समावर्त माना था, और एक्स बराबर 70 आए हैं, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा सातों, 70 हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य, माध्य को साथियों हम लोग औसत कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत कहा जाता है माध्य को। तो मैं कहूंगा 7 संख्याओं का औसत कितना है या माध्य कितना है, 81 है। अब मैं आपसे पूछूं कि 7 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा, तो 81 की गुणा आपको 7 से करना है। देखिए 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, यानी कि 7 संख्याओं का कुल मिला के योग जो होगा वो 567 होगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाता है, यानी कि 7 संख्याएं हैं, एक संख्या को हटा देंगे तो जाहिर सी बात है 6 संख्या बचेंगी। तो कहेंगे तो शेष संख्याओं का माध्य जो है ना, यानी कि फिर 6 संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है, 78 हो जाएगा। तो हटाई गई संख्या कितनी थी, एक 98 थी, 100 थी, 101 थी, 99 थी। 7 संख्याओं का कुल मिला के योग 567 निकला। कैसे, संख्या की गुणा औसत से कराई, माध्य से कराई। 6 संख्याओं का कुल मिला के योग कैसे निकल सकता है, 6 की गुणा औसत से कराओ। 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 4 आपका हासिल का लग जाएगा। 6 सत्ते 42, 42 43 44 45 46, यानी कि 46 हो जाएगा, 468 हो जाएगा। तो अब बस इसमें और इसमें जो डिफरेंस है, यानी कि 567 से जितना अधिक है, जितना कम है 468, ये साथियों उतना ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही आपका एक तरीके से क्या होगा, हटाई गई संख्या होगी। तो ये कितना इससे साथियों, 567 में से 468 घटाओगे 99 बचेगा। तो मैं कहूँगा हटाई गई संख्या जो है वो 99 हो। 99 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबे पुल है, इनको 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। देखिए गति कह लो या चाल कह लो, बात एक ही है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर सवाल में कभी भी ट्रेन की लंबाई दे दी जाए जो कि कितनी है, 400 है, और उसके अलावा पुल की लंबाई दे दी जाए जो कि कितनी है, 300 है, तो दूरी हमें क्या देखना होती है, दूरी हमारी हो जाती है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, है ना। तो 400 प्लस आपका 300 ये क्या हो जाएगी, ये आपकी दूरी हो जाएगी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो 700 मीटर की आपकी साथियों ये दूरी आ गई। इतनी बात क्लियर है, कहिए क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर चाल पूछा गया, चाल बराबर क्या होता है साथियों, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अच्छा दूरी कितनी है साथियों, है ना, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है साथियों, 700 मीटर है, ठीक है। और समय की अगर बात करें, 70 सेकंड का समय साथियों यहाँ पर आपको दे रखा है, ये बात आपको भी यहाँ पर दिख रही है। तो 70 सेकंड आपका आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कहिए क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब अगर साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करें, ये आंसर जो है ना, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर निकाला गया, लेकिन इसमें आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा जा रहा है। और ये जो चाल हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जा रही है, लेकिन यहाँ पर चाल अर्थात गति जो आ रही है वो मीटर प्रति सेकंड में आ रही है। तो अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ 18/5 से इसकी गुणा कराना होती है। ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए। 5 से अगर बात करें साथियों, 5 एकम 5, 5 चौक आपका 20, ये आ गया। इस 0 से आपका ये 7 से कटेगा 2 आ जाएगा। 18 तो यहाँ कितना हो, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति आ जाएगी, अर्थात चाल आ जाएगी। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल भी आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई यानी कि त्रिभुज की लंबाई, ऊंचाई की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको दे रखी गई। एक तो वृत्त का आपको सातों क्षेत्रफल है ना, और दूसरी की अगर बात करें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो चीजों की यहाँ पर सातों जिक्र किया गया है। यानी कि 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर अगर बात करें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर बात करें क्या होता है सूत्र, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या, आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये बात सातों आपको मालूम होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आर की वैल्यू यहाँ पर सातों आपको दे रखी है, कितनी है, 8 है। कितनी है सातों, 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी सातों पाई हो जाएगी, गुणा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बराबर 1/2। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें आपको आधार दे रखा है। देखिए आधार कितना है त्रिभुज का, आधार आपका 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और सातों आपकी ऊंचाई ही तो ज्ञात की जा रही है, तो ऊंचाई आपको सातों यहाँ पर क्या करना है, ऊंचाई ही आपको यहाँ पर सातों बताना है। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अब इसको कैलकुलेट आप कैसे करा सकते हैं, ये बात क्लियर कर लेता हूँ मैं, है ना। देखिए 2 से कटेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 की भाग सातों इससे हो जाएगी, 4 की भाग कर दीजिए, है ना। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 जाएगा 24, 4 पंच 20, 4 छंग 24, यानी कि 16 पाई यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊंचाई आपकी कितनी निकलेगी साथियों, 16 पाई निकलेगी। और 16 पाई, ये पाई है, 16 पाई सेंटीमीटर कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।